हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं सीआरपीएफ के निलंबित जवान मुनीर अहमद। मुझे बताइए कि आपने एक पाकिस्तानी महिला से जो है शादी की, उसके बाद जो अभी हाल ही में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि जो पाकिस्तानी नेशनल्स, पाकिस्तानी नागरिक यहाँ भारत में रह रहे हैं, उनको वापस बोला गया पाकिस्तान जाने को। हालांकि हाई कोर्ट ने आपको कुछ अंतरिम राहत दी है, आपकी पत्नी को अभी कहा गया है कि वो रह सकती हैं, लेकिन सीआरपीएफ ने जो आपके खिलाफ एक्शन लिया है, सीआरपीएफ ने ये कहा है कि आपने उनको सूचित नहीं किया अपनी शादी के बारे में, और आपने उनको ये भी सूचित नहीं किया कि आपकी जो पत्नी है वो वीजा की अवधि है समाप्त हो गई है, उसके बावजूद वो यहाँ रह रही थी। देखिए, मुझे भी कल ही ये ऑर्डर रिसीव हुआ सीआरपीएफ से, और मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि ये डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ दिल्ली का मेरा ऑर्डर है, जिसमें ये आप देख सकते हो कि पढ़ भी सकते हो कि क्लियर लिखा गया है कि सूचना दे दी गई है। तो आप कह रहे हैं कि आपने सूचना दी? विवाह कब हुआ था आपका? ये 24/5/2024 को हुआ है। तो ये लेटर देखो 30/4/2024, मतलब अप्रैल में ये आता है 30 अप्रैल को, और मई में 24 को हम शादी करते हैं। तो आपने इसकी जानकारी जो है सीआरपीएफ में अपने अधिकारियों को दी? जी, और मैंने एक एनओसी के लिए भी उसमें लिखा था, तो इसमें इन्होंने क्लियर लिख दिया है कि रूल के हिसाब से एनओसी का कोई उल्लेख नहीं है, एनओसी की जरूरत नहीं है, आपको डिपार्टमेंट को सूचना करनी होती है, तो सूचना हो चुकी है। जी, आप कह रहे हैं कि आपने अपने अधिकारियों को सूचित किया था? जी, सूचित किया था। ये मेरे पास कॉपी है डायरेक्टेड की। उसके अलावा जो मैंने आवेदन दिए हैं, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मैंने शादी की तस्वीरें भी, शादी का कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट सब मैंने संबंधित 72 बटालियन में भी मैंने तो मुझे बताइए, ये आपकी शादी जो है, ये लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, क्या थी, जरा पूरा बताइए। जी, मेरी ये अरेंज मैरिज है, मेरे मामू की बेटी है। ये जो मेरी वाइफ है मीनाल खान, इनका परिवार जो 47 से पहले यहीं पे रहते थे, ये जम्मू में ये परिवार इकट्ठा रहता था। जब देश विभाजन हुआ तो परिवार दो हिस्सों में बट गए। मीनाल खान का परिवार जो है पाकिस्तान में चला गया, सियालकोट प्रांत में रहता है, तो हम यहाँ रहते थे। तो बचपन में ही हमारे बड़ों के द्वारा ये रिश्ता तय कर दिया कि हम बच्चों की शादी करेंगे। तो समय के अनुसार जब हम शादी करने का टाइम आया, तो मैं उस टाइम सीआरपीएफ में कार्यरत था एक जवान की हैसियत से, तो मैंने अपने डिपार्टमेंट को 31/12/2022 में पहले आवेदन लिखा। उसमें मैंने पूरी डिटेल लिखी। आप शादी करना चाहते हैं एक पाकिस्तानी नागरिक? पाकिस्तानी लड़की से मैं शादी करना चाहता हूं, जो रिश्ते में मेरी कजन है और मेरी मदर के कजन ब्रदर की बेटी है। और 47 से पहले ये परिवार यहाँ रहता था, अभी इस एड्रेस पे पाकिस्तान रहता है। मैंने पूरी डिटेल, पासपोर्ट की कापियाँ, और जो भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की वो भी कापी लगाई, उनसे ऑफिस लेटर की, अपने सरपंच की लगाई, कोर्ट से एफिडेविट लगाए कि हमारा एक पारिवारिक रिश्ता है और हम ये शादी करना चाहते हैं। तो उसके बाद डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ उस पर ऑब्जेक्शन लगाए कि आप शादी का कार्ड लगाइए, आप मैरिज कौन सी जगह पे करेंगे वो बताइए, और कौन सी डेट को करेंगे ये चीज़ बताइए। तो मैंने वो तीनों चीज़ें 2023 में एग्जैक्ट डेट में मैं आपको दे दूंगा, वो मैंने क्लियर करके उनको दे दी। तो डिपार्टमेंट सीआरपी की तरफ से वो रेंज हीरानगर पड़ती थी उस टाइम, मेरी डीआईजी साहब के पास गई, फिर आईजी सेक्टर जम्मू के पास गई सीआरपीएफ, फिर वो एसडीजी साहब के पास गई। तो होते होते वो डायरेक्टेड महानिदेशालय तक पहुंची दिल्ली। तो वहाँ से ये रिप्लाई आया उसका 30, वहाँ जाके टाइम लगा इसको 3-4 महीने। मैंने उस दौरान भी आवेदन लिखा कि टाइम लग रहा है। तो वहाँ से हमें यही इंटीमेशन किया गया है कि उसके ऊपर वेरीफाई किया जा रहा है। इसमें आप देख भी सकते हैं क्लियर इसमें कि हमने इसको वेरीफाई भी किया है, जो भी संबंधित एजेंसी या जिससे भी। और फिर उसमें ये रूल मेंशन किया है 1964 के 21(3) के तहत जो है कि इसके कोई भी सरकारी कर्मचारी जो है विदेशी से जब शादी करता है तो उसको सरकार को सूचित करना होता है। तो प्रार्थी ने नियम अनुसार डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया है, ये क्लियर लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हैं, सूचित कर दिया है। और मैंने एनओसी को उसमें लिखा था, तो इसी के नीचे ये लिख दिया है कि इसमें
अनापत्ति प्रमाण पत्र का कोई उल्लेख नहीं है, सिर्फ सूचित का प्रावधान है। तो आप थोड़ा आगे आइए जरा। आप कह रहे हैं कि सिर्फ आपको सूचित करना है। जी अच्छा जी तो ये नियमों के प्रावधान है। जी, ये डिपार्टमेंट डायरेक्टेड लिख रही है और जरा ये कागज जरा कैमरा पे दिखाइए। जी मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि इस पर जरा जूम इन करें। इनका दावा है मुनीर अहमद का कि इन्होंने जो है अपने अधिकारियों को सूचित किया था अपनी शादी के बारे में और उसका ये जो है ये प्रमाण कुछ दिखा रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए आपकी शादी कैसे हुई? शादी एक्चुअली ये 30-4 की खबर ऐसी खबर है कि ऑनलाइन मोड में कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंस। जी जी, जरा बताइए उसके बारे में। उसके बारे में ये है कि जब 30/4/2024 को इंटीमेशन हो गया तो मेरे फादर कैंसर से ग्रसित हैं, जो डिपार्टमेंटल मैंने इलाज टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में चल रहा है, डिपार्टमेंट उससे भी अवगत है। तो उस दौरान मेरे फादर की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो वीज़ा मिलने में अभी समय लग सकता था, टाइम लग रहा था। तो दोनों परिवारों ने इस चीज़ में सहमति बनाई कि हम फादर की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने ये डिपार्टमेंट को लिख के दिया है, मेरे पास एप्लीकेशन है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। उसमें मैंने ये चीज़ लिखी है कि मेरे फादर की तबीयत ख़राब होगी, तो हमने ये डिसीजन लिया दोनों परिवार ने कि 24/5/2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंस में हम निकाह करते हैं। तो फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हमारी शादी हुई। यहाँ भी कारजी और जो भी गेस्ट जो आए, शादी यहाँ भी हुई, वहाँ भी हुई। फिर उसके बाद जो मैरिज सर्टिफिकेट, जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट्स तैयार हुए, तो हमने वो इसको अपने डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म किया और उनको भी जमा करवाए। तो आपकी शादी का कोई फोटो है आपके पास? जी, ये ऑनलाइन मोड में हुई थी वीडियो कॉल। आप ये देखिए, ये उस टाइम निकाह की मेरे यहाँ से तस्वीरें हैं और ये तस्वीर जो है जब 28 फरवरी को इंडिया आ गई थी मैं नल, ये उस दिन की तस्वीर है। और ये 3 तस्वीरें निकाह की उस दिन की है मैं जो दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने तस्वीरें डिपार्टमेंट को दे दी थी, वीज़े की कॉपी दे दी, फिर एलटीवी के बारे में भी बता दिया। और मैंने अभी जो आपकी पत्नी यहाँ रह रही थी, क्या इनके पास लॉन्ग टर्म वीजा था अभी? क्योंकि जो बात सामने आ रही कि मार्च में इनका वीजा जो है उसकी अवधि समाप्त हो गई। जी जी, 14 मार्च को विजिट वीज़ा ख़त्म हुआ है, 14 मार्च को। इसकी ये गाइडलाइन है कि जब कोई भी लड़की यहाँ शादी करके आती है, तो अगर उसको लॉन्ग टर्म वीज़े पे रुकना है तो उस विजिट वीज़े के अंदर ही उनको लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई करना होता है। तो 1 मार्च को हमने यहाँ पे रिपोर्ट की थी एफआरओ में, 28 की रात में वो पहुँचे थे। तो 4 मार्च को हमने अप्लाई किया लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई किया। तो 13 मार्च तक उसकी पूरी प्रक्रिया हुई, वेरिफिकेशन हुई, कंप्लीट हुई। तो उसके बाद इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होने के बाद उन्हें हायर अथॉरिटी की अप्रूवल के लिए भेज दिया गया और हमें बोल दिया गया कि आप एलटीवी में रह सकते हैं, आपको अप्लाई करना होता है और आगे फॉरवर्ड ये करना होता है। तो उसकी मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ। परमिशन वाली है आपके पास? ये देखो, ये अप्रूवल के लिए जो है हायर अथॉरिटी को एलटीवी भेज दिया गया है 13 मार्च 2025 को। लेकिन आपको टीएलवी तो मिला नहीं ना? नहीं, उसकी जो उसमें समय लगता है आने में, जो जैसे संबंधित अधिकारियों ने हमें बताया। एलटीवी नहीं मिला ना? जी जी, उसमें उन्होंने बताया कि जिसमें समय लगता है, इसका जो प्रोसीजर है 21 दिन की उसकी गाइडलाइन है। अगर 21 दिन तक आपको नहीं आता है तो ये ग्रांटेड माना जाता है। तो हाई कोर्ट में हमने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, उसकी गाइडलाइन दी। जब अभी मुझे बताइए, आपकी पत्नी के पास लॉन्ग टर्म वीजा था या नहीं? नहीं, इस टाइम पे नहीं था। अंडर वीजा की अवधि समाप्त हो गई थी, विजिट वीजा खत्म हो गया था। एलटीवी जो है हायर, नियम तो कहते हैं कि वीजा समाप्त हो गया उससे पहले आपको तो देश छोड़ना है। नहीं, एलटीवी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जो कहाँ गया भैया, ये गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर निकाला उसमें एलटीवी वैलिड बताया है और न्यू एलटीवी इशू का भी बताया है। तो इन जो कंसर्न अधिकारी होते हैं उन्होंने इस चीज को बताया था कि एलटीवी आने में टाइम लगता है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि जो सीआरपीएफ ने आपके खिलाफ कार्रवाई की है, कि आपको निलंबित किया गया है सेवाओं से, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने लिखा है कि इन्फॉर्म नहीं किया प्रॉपर, शादी के लिए बताया नहीं। तो मेरे जो डिसमिस ऑर्डर आया उसमें ये चीज मेंशन है कि प्रार्थनीय निकाह के लिए बताया है। तो निकाह ही वही निकाह और वही शादी है। तो आप कह रहे हैं कि आपने इन्फॉर्म किया? जी। तो जो सीआरपीएफ कह रही है वो गलत कह रही है? उनके हिसाब से गलत है, मतलब वो उनके हिसाब से इन्फॉर्म नहीं किया, तो मैंने तो किया है।
तो अभी तो आपको कब सूचना दी गई कि आपको सेवाओं से निलंबित किया जा रहा है, डिसमिस किया? मुझे कल शाम को 5:30-6 बजे के करीब फोन आया था आपको, कोई आधिकारिक चिट्ठी आई? नहीं, आधिकारिक चिट्ठी आई थी, घर में देने आए थे जी। तो अभी आप क्या चाहते हैं? मैं प्रधानमंत्री जी से और होम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहता हूं कि मेरे साथ तो ये ओपनली गलत हो रहा है। जो उनकी गाइडलाइन है वीजे के रिलेटेड, उसमें हाई कोर्ट ने भी इंटरवेंशन किया है कि हम सही हैं, उन्होंने रोका है। उसके बाद अभी डिपार्टमेंट मुझे से अपनी नौकरी से बर्खास्त कर रहा है, मेरी समझ से बाहर है। मेरे घर में इस समय किस तरह का माहौल है आप खुद समझ सकते हैं। एक चीज बताइए, पहलगाम में मासूम लोगों की हत्याएं हुई, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित जो आतंकवादी है उन्होंने वहां पर नरसंहार किया, मैसेकर किया, आप उसकी निंदा करते हैं? मैं कड़े लफ्जों में उसकी मजम्मत करता हूँ। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो उस पे एक्शन लिए हैं, मैं चाहता हूँ कि उससे भी कड़े। और आप पाकिस्तान की निंदा करते हैं? जरूर, उसमें उन्होंने गलत किया है तो उन पे और कड़े प्रहार होने चाहिए। जैसे पानी बंद किया, एयर स्पेस बंद की, और भी कोई जैसे कठोर कदम होते हैं वो सरकार उनके खिलाफ ले। हमारे मासूम लोगों की जानें ली हैं तो उसको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता जी। तो ये थे मुनीर अहमद, सीआरपीएफ के निलंबित जवान, और इनका कहना है कि इन्होंने सीआरपीएफ के अधिकारियों को सूचित किया था अपनी शादी के बारे में, और साथ ही में इन्होंने ये भी दावा किया कि इन्होंने लॉन्ग टर्म वीजा के लिए भी अप्लाई किया था अपनी पत्नी के लिए। इनका दावा है कि इनके साथ जो है अन्याय हुआ है, और साथ ही में इन्होंने कहा कि ये पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी अगर एक्शन सरकार लेती है तो वो उसके पक्ष में है। वीडियो जर्नलिस्ट सीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू।